बिहार में आरोप प्रत्यारोप से अलग थोड़ा सा हटते हैं और चूंकि अब तो विच्छेद हो चुका है और ब्रेकअप हो चुका है, तो अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है? बीजेपी के पास में और खास करके संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पास में ये जिम्मा है कि 2024-2025 के लिए बीजेपी की लड़ाई को और मजबूत करें, क्योंकि जो कास्ट अलायंसेज हैं वो बीजेपी को करने पड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन के पास में एक सॉलिड कास्ट अलायंस दिख रहा है, यानी कि 30% एमवाई कॉम्बिनेशन प्लस नीतीश का ईबीसी। तो जसवाल साहब से पूछते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है। जसवाल साहब, बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि अगर नीतीश के ऊपर जिस तरह से आप अटैक कर रहे हैं, नीतीश के पास 16% ईबीसी प्लस कुर्मी इन सब का वोट बैंक है, उसको कैसे आप कमजोर करेंगे? नीतीश को कैसे कमजोर करेंगे? ईबीसी लीडरशिप को प्रॉप अप करके या उनको मौका देके? नीतीश कुमार जी के साथ सबसे उनको पीड़ादायक बात यही रही कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष क्यों एक पिछड़ा बन के बैठा हुआ, उप मुख्यमंत्री एक पिछड़ा क्यों है, दूसरी उप मुख्यमंत्री एक ईबीसी समाज की महिला क्यों है, क्यों हम हर समाज में लगातार पकड़ बनाए रहे हैं। जो कोई भी समाज हो, हमारी पकड़ सभी समाज में है और यह लोग अपने आप को मानते हैं कि इसमें किसी को नहीं आना चाहिए। हमने धानुक समाज के एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा, उन्होंने आज तक कभी किसी धानुक को नहीं भेजा था, लेकिन धानुक समाज को वह समझते हैं कि मेरा यह अधिकार है, ये मेरा वोट बैंक है, हमने धानुक समाज को भेज दिया। यह सब चीज़ें जो वो कहते हैं लगातार प्रताड़ित होते हैं, तो यह प्रताड़ित केवल हम कानून व्यवस्था पे जो पूछते थे उसी से नहीं होते थे, उनको इससे भी तकलीफ है कि क्यों पिछड़ों के बेटे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। और अति पिछड़ा समाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा यही कष्ट है कि एक ईबीसी समाज का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और उसके प्रधानमंत्री बनने के कारण, और वह हमेशा सर्व समाज सर्वस्पर्शी और 100% फुलफिलमेंट, अर्थात किसी भी समाज का व्यक्ति हो उन सबों की चिंता कर रहा है। यह सब चीज़ें नीतीश कुमार जी को ज़्यादा तकलीफ देती हैं और उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे कि आपके पास जो इस समय है कि विपक्ष का नेता आपको चुनना है, आपको असेंबली में और विधानमंडल दोनों में चुनना है, वहाँ पे आपको लगता है कि आप नीतीश कुमार का जो एसेट है उसको अगर डाइल्यूट करेंगे, आप लीडर पोजीशन अगर ईबीसी के नेता को बनाएंगे तो नीतीश कुमार ज़्यादा हिट होंगे? भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही साफ समझ लीजिए, हमारे यहाँ किसी जाति का नेता नहीं होता, हमारे यहाँ नेता की जाति होती है। जो भी जिस स्थान पर है, अगर आज रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी तो इसलिए नहीं बनी कि वह एक अति पिछड़ा नुनिया जाति से आती हैं, वह इसलिए बनी कि 1995 से वह लगातार संघर्षशील हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे यहाँ नेतृत्व तैयार होता है, जो नेतृत्व की जाति होती है वह सबके सामने होती है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि यह इसी कास्ट का है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा, जो बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और आज बिहार में एक पूरा ब्लॉक पिछड़े समाज के नेताओं का काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यह बातें भी नीतीश कुमार जी को चुभती हैं। आज जिस स्थिति में उन्होंने बिहार को पुनः ला के रख दिया है, और एक समय के साथ उन्होंने जो जिस तरह से पिछले 4 महीनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को लेकर के बात हो रही थी, हम लोग लगातार इस बात को कर रहे थे कि देखिए शराबबंदी अच्छे से लागू नहीं है और यह सब पुलिस की मर्जी के साथ हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो 2005 से पहले हत्या और अपहरण की राजद की राजनीति करते थे, यही लोग अब चोला बदल कर नकली शराब बेचने का, बालू बेचने का काम करते हैं। और उस पर हम लगातार लगाम लगाने की बात करते थे। नीतीश कुमार जी को यह कष्ट देता था। हम जो गरीबों के विकास के लिए काम किया है, प्रत्येक गरीब को जो घर का छत दिया है, प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय दिया है, प्रत्येक गरीब के घर में गैस सिलेंडर दिया है, 2 सालों से हर एक गरीब को जो हम मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, हम केवल और केवल विकास, विकास और विकास के मुद्दों पर ही जनता के बीच जाएंगे।
उन मुद्दों पे हम आते हैं कि जो आप कहते हैं कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी जिसके कारण नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, लेकिन अब जो बिहार की इमर्जिंग पॉलिटिक्स दिख रही है, जो रिलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस दिख रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि महागठबंधन नीतीश कुमार मंडल 2 की पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना का पासा फेंका है, जिस तरह से उनके पास कास्ट अलायंसेज हैं, अब आपकी स्ट्रेटजी मंडल पार्ट 2 वर्सेस कमंडल के बीच में फंसती दिख रही है। आप कैसे रास्ता उसमें से निकालेंगे? यह आप सबों के द्वारा बनाया हुआ एक छद्म आवरण है। हम 32 सीटें जीते थे, 31 सीटें जीते थे 2014 में। अगली बार 36 सीटें जीतेंगे। गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, इन सबों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्य किया है, और बिहार में खास करके जहां पर बिजली आती थी कब किसी को पता नहीं लगता था, आज हम खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर में हम घर बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार हम प्रोजेक्ट्स ला रहे थे। अभी अगर एक साल में देखिए तो औद्योगिकरण के दिशा में हमने जो बिहार में काम किया था, वह सब को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, और जो इन सबों को रोकने का काम कर रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। हम केवल विकास, विकास और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको किसी भी कोई अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रांड मोदी पे आप चुनाव जीत लेंगे? हम सिर्फ मोदी जी के द्वारा गरीबों के लिए किए हुए काम के बल पर चुनाव जीतेंगे। एक सवाल है कि इस समय पारस पासवान आपके साथ में है, एनडीए में है, चिराग पासवान नेशनल एनडीए में है। आपको लगता है कि इन दोनों फैक्शन के बीच में अगर यूनिटी होती है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पासवान जो वोट है वो साइजेबल चंक है और वो डिवाइड नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरा काम है अपने संगठन को मजबूती देना, अपने संगठन के कार्यों को नीचे तक पहुंचाना, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका जनता से सीधा संवाद बना रहे, इसकी चिंता करना। आप जिन बातों को कह रहे हैं वह प्रदेश में तय नहीं होती है, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और वो तय करेगा। यह सब चीज़ें बिहार में हमारी एक काम करने की शैली है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व है अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करना, और हम लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मेरा काम यही है, किसके साथ गठबंधन है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं होता, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। बट ठीक है, पता है हमें कि अमित शाह करेंगे, लेकिन आप तो कुछ फिलर देंगे ना, सजेशन देंगे। यह काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी और पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, और जो भी वो निर्णय करता है, भाजपा में अध्यक्षीय प्रणाली चलती है। एक बार ऊपर से जो भी संदेश आता है वह नीचे के बूथ तक का कार्यकर्ता उसका शब्दशः पालन करता है। अब जो आपने जो बैठक बुलाई है 21 तारीख को, उस सारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन सब की बैठक में आप क्या मैसेज देंगे? एक तरफ तो है कि नीतीश आप कह रहे हैं कि बिट्रे किया उन्होंने मैंडेट का, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से स्लीपर सेल को नीतीश बढ़ावा दे रहे थे, जो तमाम शहरों में बम धमाके करते हैं, इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं, तो आपका नैरेटिव क्या होगा अपने कार्यकर्ताओं के लिए? भाजपा के कार्यकर्ता विगत दिनों की अगर बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा था। हमारा जो वोट है समाज का, जिस पर हम लॉ एंड ऑर्डर की जिस यूएसपी पर बीजेपी टिकी रहती है, कहीं ना कहीं वह डैमेज हो रही थी। जो हमारे मूल मुद्दे हैं, खासकर सीमांचल को लेकर के अलग अलग स्थानों पर, छपरा से लेके बांका, मुंगेर, दरभंगा, इन सभी जगहों पर जो देश विरोधी ताकतें सर उठा रही थी, यह सब कार्यकर्ताओं के सामने है, और कार्यकर्ता इनको देख रहे थे, हमसे लगातार बात कर रहे थे कि यह क्यों हो रहा है। मैं भी उनसे लगातार बात कर रहा था, पर दुख की बात है कि इन बातों को कंट्रोल करने के बजाय वह केवल प्रताड़ित हो रहे थे। आज कहते हैं मैं महीनों से प्रताड़ित हो रहा था। अगर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, कहीं पर आतंकी घटनाएं होंगी, कहीं पर आतंकवादी कनेक्शंस निकलेगा, अगर हम उनको कहेंगे कि आप पुलिस को कह के कार्रवाई कराइए, तो वह प्रताड़ित होते थे। तो ऐसे अगर वह प्रताड़ित इन सब बातों से होती हैं, तो अब उनको यह कोई प्रताड़ना नहीं मिलेगी। राजद के साथ न कोई कानून व्यवस्था पे उनसे बात करेगा, न किसी आतंकवादी घटना पे बात करेगा, न कोई बम विस्फोट होगा तो 3 मंजिला मकान पटाखा से कैसे फूट गया बात करेगा।
तो यह तो स्थिति इनकी हो गई कि जिन प्रश्नों को लेके हमारे प्रश्नों को असहज होते थे, राजद और उनका अलायंस में उन सब की चर्चा अब कोई नहीं करेगा। आज देखिए, आज पर सीईओ को पुलिस थाने में राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पीटा जाता है औरंगाबाद जिले में, कुछ नहीं होता है, कोई केस नहीं होता है। परसों से पहले यह कोई सोच भी सकता था क्या कि सीईओ को थाना के भीतर ही किसी एक दल के कार्यकर्ता पीटेंगे? तो अब इन सब चीज़ों से माननीय नीतीश जी को मुक्ति मिल गई है। आपके लिए नीतीश का जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा अटैक करना, आप अटैक करेंगे, या लालू फैमिली का करप्शन, ये आने वाले दिनों में आपका बड़ा मुद्दा होगा? बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई हैं वह सब जमीनों पर मूर्त रूप उतरे, यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे कि जितने भी विकास योजनाएं हैं, जितने भी औद्योगिकरण की योजनाएं हमने चलाई हैं, हमारे ही यहाँ ज़िले की बात करें, हम पहली बार मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किए थे। टेक्सटाइल पॉलिसी हम लोगों ने उद्योग विभाग से लाई थी, और आज अगर उसकी चर्चा बंद हो जाएगी तो हमारा उनसे इन्हीं बातों का था। हम कहते थे कि बिहार में रोजगार की संभावनाएं औद्योगिकरण से बढ़ सकती हैं। वहीं माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि मैं हमारी सरकार आएगी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनूंगा। आप देखिए, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरियों का दस्तखत करूंगा। हमारी सरकार आएगी तो जितने भी संविधान पर नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन मान दूंगा। हमारी सरकार आएगी तो सभी संविदा कर्मियों को मैं परमानेंट कर दूंगा। तो देखते हैं, अगर यह सब वह कर देंगे तो अच्छी बात है, वरना हम तो पूछेंगे हमने जिन नौकरियों का बात किया था, जनता फैसला करे कि हम औद्योगिकरण के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे थे कि नहीं। विगत 1.5 सालों में औद्योगिक इकाइयां एक दिन में नहीं खुलती हैं, उसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल काम करना पड़ता है, फिर उनका सभी का प्रकटीकरण होता है। उसके बावजूद आज 4.5 लाख एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स नए बिहार में जुड़े। पहली बार केवल 3 अभी एथेनॉल की फैक्ट्रियां खुली थी और मक्का का रेट 1400 से बढ़ करके 2100 रुपये हो गया था। हम इन सब कार्यों पे बातों पे कार्य कर रहे थे और यही हमारा एजेंडा रहेगा। एक अंतिम सवाल कि क्या बिहार की जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो बड़ी डिवाइडेड लीडरशिप है? एक ज़माने में, जिस ज़माने में सीपी ठाकुर अध्यक्ष हुआ करते थे और उससे पहले के ज़माने में भी आपकी स्टेट यूनिट में ढेर सारे नेता थे, आज भी ढेर सारी बैटरी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जो नीतीश कुमार के मुकाबले, जो नीतीश कुमार का गवर्नेंस, उनका करप्शन के ऊपर जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके मुकाबले कोई खड़ा होगा या कोई आगे होगा जो उनको काउंटर कर सके और कम से कम बीजेपी को, नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है कि वो यहाँ से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीत पाएँ, असेंबली में आपकी सरकार बन जाए, उसको लीड करेगा? भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को पद नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में सभी को दायित्व मिलता है, और जिसको जो दायित्व मिलता है उसका वह ईमानदारी से निर्वहन करता है। हमारे यहाँ की परंपरा वो लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। हमारे यहाँ जब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। उनके यहाँ तो बात ही दूसरी है। एक में है कि आज भी मैं आपसे पूछिएगा कि 30 साल बाद राजद का राष्ट्रीय नेता कौन होगा, तो मैं बता दूंगा तेजस्वी जी के जो भी बेटा या बेटी होगी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। दूसरे तरफ एक पार्टी है जदयू, वहाँ पूछिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वह भी मैं जानता हूँ कि कौन होगा अध्यक्ष। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को उस दल का अध्यक्ष बनाया, उसने कह दिया विश्वासघाती है और जॉर्ज फर्नांडिस को डंप कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया शरद यादव को, शरद यादव को डंप कर दिया गया, दिग्विजय सिंह को डंप कर दिया गया, आरसीपी सिंह को डंप कर दिया गया। ललन जी के साथ एक एडवांटेज है कि ललन जी पहले डंप हुए हैं। 2010 में ललन जी ने ही बोला था कि हम नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, और यह है कि डंप हुए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो यह मैं ललन जी का एडवांटेज मानूंगा। तो आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उनको डंप कर दिया गया। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वह समाप्त हो जाता है। यह जरूर है कि एक बार, पहली बार ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है जिसको नीतीश कुमार पहले भगा चुके हैं, वह भाग करके देख चुका है और फिर आकर पुनः शरण में आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। लेकिन इसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी भी हालत वही होगी, क्योंकि वहाँ पे यही नियम है।
बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल साहब, आप हमसे बात करने के लिए। तो जायसवाल साहब का कहना है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का बनता है वो डंप हो जाता है। ललन सिंह पहले डंप हो चुके हैं, लेकिन आगे भी डंप होंगे कि नहीं हो ये कोई नहीं जानता। शंकर हरिमेश, द प्रिंट।